चलिए आपको टॉप 10 वर्ल्ड हेडलाइंस बताया कि दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है। अब चलिए आपको मुख्य खबरों की ओर रुख करते हुए बताते हैं कि विश्व में कहां कहां बड़ी घटनाएं घट रही हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी रहेंगे, लेकिन पहले जानिए खबर क्या है। ईरान सरकार हिजाब को लेकर सख्त होती जा रही है। ईरान के नए शुद्धता और हिजाब कानून की पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स की ओर से आलोचना की जा रही है, जिसके अंदर उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड और कोड़े मारने जैसे कठोर सजाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं। नए हिजाब कानून को सितंबर 2023 में संसद में पारित किया गया था और एक साल बाद एक गार्जियन काउंसिल द्वारा इसे अंतिम रूप दिया गया है। इस कानून में हिजाब को कंपलसरी यानी अनिवार्य बनाने के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें भारी जुर्माना, लंबी जेल की सजा और रोजगार और शिक्षा पर प्रतिबंध शामिल हैं। नए कानून के चरम प्रावधानों में से एक प्रावधान न्यायपालिका को विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर नग्नता, पर्दा डालने या अनुचित पोशाक पहनने के आरोपी व्यक्तियों को मौत की सजा देने का अधिकार देता है। इसके अलावा ऐसे कृत्यों को धरती पर भ्रष्टाचार के तौर पर देखता है। एक रिपोर्ट के अनुसार नए हिजाब और शुद्धता कानून के एक खंड में लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो विदेशी सरकारों, नेटवर्क, मीडिया आउटलेट, समूहों या राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण संगठनों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ मिलकर या संगठित तरीके से नग्नता, अनैतिकता, पर्दा हटाने या अनुचित पोशाक को बढ़ावा देने या विज्ञापन देने में संलग्न है, उसे चौथी डिग्री कारावास और थर्ड डिग्री, तीसरी डिग्री के जुर्माने की सजा दी जाएगी, जब तक कि उनका अपराध इस्लामी दंड संहिता के अनुच्छेद 286 के अंतर्गत ना आता हो। बता दें कि इस्लामी दंड संहिता का आर्टिकल 286 पृथ्वी पर भ्रष्टाचार फैलाने को परिभाषित करता है, जिसके लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है। यदि अधिकारी हिजाब उल्लंघन को इस अनुच्छेद के अंतर्गत मानते हैं तो इसके लिए मृत्यु दंड दी जा सकती है, उसको दिया जा सकता है। दूसरे प्रावधान में हिजाब नियमों का पालन ना करने पर कोड़े मारना एक दंड के रूप में शामिल है, जो नए कानून में भी बना रहेगा, जिसमें महिलाओं, ट्रांस व्यक्तियों और गैर बाइनरी लोगों को लक्षित किया जाएगा। लीजिए आपके साथ जो है एक बार के लिए हम बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं। बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे, आपको और दिखाएंगे कि भाई ये आपके लिए जो ग्राफिक्स हमने तैयार किए वो भी दिखाएंगे, लेकिन ये मुद्दा है आज का। और लीजिए ग्राफिक्स भी यहीं से आपको चला के दिखाते हैं। ईरान में नया हिजाब कानून सितंबर 2023 में संसद में यह पारित हुआ था। एक साल बाद गार्जियन काउंसिल का द्वारा इसको अंतिम रूप दिया गया है। ईरान का यह हाल है, एक साल बाद गार्जियन ने इसको मुख्य रूप दिया। कानून में हिजाब को अनिवार्य बनाने के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। सजा होगी तभी कानून का पालन होगा। और कानून क्या कि भाई हिजाब पहनना है। हिजाब से एक तरीके से जो है वो आप परेशान कर रही है इनको। देखिए भारी जुर्माना ये इसमें मुख्य सजा है। देखिए उल्लंघन करने पर सजा आपको हम बता रहे हैं, लंबी जेल की सजा हो सकती है, आपको जुर्माना देना होगा, लंबी जेल हो सकती है केवल ये अगर आपने हिजाब नहीं डाला, हिजाब नहीं पहना। और साथ साथ रोजगार और शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगेगा। ये इतना खतरनाक लेवल पर कानून ले जाने का प्रयास है। कोड़े मारने की कठोर सजा है। मतलब कौन से जमाने की बातें हो रही हैं कि भाई कोड़े मारेंगे आप अगर हिजाब नहीं पहना गया या जैसी गलती की गई। मृत्यु दंड तक यानी मौत की सजा का भी प्रावधान है कि अगर आपने हिजाब नहीं डाला तो यह भी सजा आपके लिए हो सकती है। तो संभल के रहना होगा अगर आप ईरान में हैं। तो ये मुख्य तौर पर, मैं इस कैमरे पर आता हूं, ये मुख्य तौर पर जो है सजा वहां पर अब जो है वो दी जा रही है, जिसमें ईरान में नया कानून सितंबर 2023 में संसद में पारित हुआ और एक साल बाद आपको जैसे मैंने बताया गार्जियन काउंसिल जो है इसको अंतिम रूप देता है। कठोर दंड का प्रावधान होता है और कानून के उल्लंघन पर सजा है, भारी जुर्माना है, लंबी जेल है और कोड़े मारने और यहां तक कि मौत की सजा, मृत्यु दंड। तो हिजाब पर सख्त है ईरान और जारी किया है नया फरमान। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा अगर वो हमारे साथ हैं। संजीव जी, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो इस तरीके के फरमान देना, क्या बाहर से कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता, कोई इन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता? इस तरीके की बात ये कह डालते हैं महिलाओं के, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, आप समझ लीजिए उनकी बेसिक फ्रीडम की अगर बात की जाए, क्या उनका स्वागत हर कोई करता है या फिर वहां पर भी विरोध के स्वर उठते हैं? देखिए शिवम जी, ये जो ईरान में नया कानून वहां की संसद में पास किया गया है और जिसको कि वहां के हार्डलाइनर, मैं पार्लियामेंट कहूंगा, उसमें हार्डलाइनर्स की मेजॉरिटी है
और अब गार्जियन काउंसिल ने भी उसे अप्रूव कर दिया है। और जहां तक प्रेसिडेंट की पेजेस्कियान की बात है, तो राष्ट्रपति पेजेस्कियान इस पूरे नए कानून को लेकर के वो खुश नहीं है। वो एक लिबरल छवि रखने वाले नेता हैं, लेकिन राष्ट्रपति पेजेस्कियान के पास इस पर साइन करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वो इसे ब्लॉक नहीं कर सकते। और चूंकि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, गार्जियन काउंसिल ने भी अप्रूव कर दिया है, और जाहिर है कि जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं उनकी भी इसमें पूरी सहमति है। तो ऐसे में जो ईरान में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो हार्डलाइनर्स हैं और वहां पर जो एंटी वुमेन जो पूरा वहां का लेजिस्लेशंस है, वो आगे भी ऐसे ही वहां पर जारी रहेगा। और ईरान में जो कट्टरता है, महिलाओं के प्रति विशेष रूप से जो भेदभाव किया जाता है, वो आने वाले समय में भी जारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर के, हालांकि जो आपने कहा कि इसके विरोध में क्या कोई है, तो इसके विरोध में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, एंटी हिजाब मूवमेंट। महसा अमीनी जो एक वहां की ईरान की महिला थी, और उनको जिस तरीके से वहां की तथाकथित मोरालिटी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उनके ऊपर हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो महसा अमीनी की हत्या को लेकर के जो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हुए, महिलाओं ने एक बहुत ही संकल्पबद्ध तरीके से इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन ईरान की जो एक कट्टर रिजीम है, उसने इस पूरे वुमेन मूवमेंट को जो है क्रश किया था। और वहां पर पूरे बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा भी दी गई थी, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स गोलियों से मारे भी गए थे, और जाहिर है कि अनेक महिलाओं ने भी इसमें अपनी शहादतें दी थी। लेकिन ईरान में जो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 में जो हुआ, यदि उसके पहले की आप ईरान की महिलाओं की स्थिति देखें, जो कि वो आधुनिक कपड़े पहनती थी, आधुनिक विचार रखती थी, और जाहिर है कि उस समय ईरान के जो शाह का जो शासन था, उसके वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध थे, और उनके पास हर तरीके की स्वतंत्रताएं थी, जैसे कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों में होती हैं। लेकिन 1979 के जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद महिलाओं के लिए काला युग शुरू हो गया, और वो काला युग आज भी वहां पर जारी है। और ये जो नए नए लेजिस्लेशंस आ रहे हैं, उससे और ये महिलाओं की जो दुश्वारियां हैं बढ़ती जा रही है। और वो कोशिश जरूर करती हैं कि भाई इनसे बच पाएं, लेकिन महिलाओं के लिए मुश्किलें लगातार वहां पर ज्यादा तो हैं ही, लेकिन कम से कम विरोध के स्वर उठाना अब और ज्यादा खतरनाक, क्योंकि भाई अगर कानून बना दिया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, तो ये कितना और पीछे जाएंगे। देश उन्नति में इनकी पहले एडवांस था, अब और पीछे जा रहा है, बैकवर्ड होता जा रहा है। चलिए संजीव जी, इस खबर के बारे में आपने जानकारी दी, आप बने रहिए। मैं अगली खबर का भी रुख करता हूं, अगले मुद्दे का, और बड़ी स्क्रीन पर आप ये मुद्दा भी, मैं चाहूंगा बड़ी स्क्रीन आपको दिखाएं कि भाई अगला मुद्दा कौन सा है, वो भी आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश के निशाने पर हिंदू मंदिर। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करने की एक तरीके से जो है वो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है कि कौन ज्यादा प्रताड़ित करेगा, कौन ज्यादा मारेगा। खबर ये बांग्लादेश से है, जहां पर हर रोज हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों यानी हिंदुओं और साथ ही साथ अन्य अल्पसंख्यक जो हैं, चाहे क्रिश्चियंस की बात करें और बाकी, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। बीते शुक्रवार देर रात राजधानी ढाका के नमहट्टा इलाके के इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई, जिसके कारण मंदिर में रखा सामान और मूर्तियां जल गईं। इस तरह से बार बार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लगातार हिंसा देखने को मिली है। ये सोचिए, ये कट्टरपंथी, इनके हाथ में हिंदुओं की जान है। इससे एक सप्ताह पहले भैरव में एक इस्कॉन केंद्र को तोड़ा गया था। अराजक तत्वों ने मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की थी, और बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद लगातार हिंदुओं के खिलाफ ये हमले हो रहे हैं, और हिंदू संगठन लगातार विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोज अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में नमहट्टा के इस्कॉन मंदिर पर देर रात पेट्रोल से आग लगा दी गई। सोचिए, पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति और अन्य धार्मिक वस्त्र पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से भगवान पर ये हमला कर रहे हैं, एक दिन भगवान इन सभी को खाक करेगा, राख करेगा। इस पूरे मामले के जो है बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को माफ नहीं किया जा सकता। इस आगजनी में श्री लक्ष्मी नारायण के विग्रह और मंदिर की वस्तुएं नष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि ये किसी पूजा स्थल के प्रति घृणा का कृत्य है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों हिंदुओं की सुरक्षा जो सुनिश्चित करनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। शेख हसीना के
सत्ता से जाने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि उपद्रवी न केवल अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में बल्कि प्रतिष्ठानों में भी आग लगा रहे हैं। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति और मंदिर की सभी वस्तुएं पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई ये बात बताई। और यह हमला बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को दर्शाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करे और जरूरी भी है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संजीव श्रीवास्तव जी, ये खबर पढ़ता हूं तो दुख होता है, क्रोध आता है और कुछ ना करने पर का जो पश्चाताप है वो भी होता है कि भाई हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या भारत कुछ नहीं कर सकता? अब हम ये सीधा तो ये नहीं कहेंगे कि आप फौज वहां पर भेज दो, लेकिन अगर ना भेजो तो क्या करो? ऐसी बीमारी का इलाज क्या है? सोचिए, कभी ये लोग हिंदू हुआ करते होंगे और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति जलाएंगे। क्या 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 बोला जाए? इतनी घटिया सोच, निम्न स्तर की जो सोच है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे इस मुद्दे को सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, जो कट्टरपंथी रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी जिहादी आतंकी तत्व हैं, इनको इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ ताकत से ही डील किए जा सकते हैं। जाहिर है कि इनके अंदर एक आतंकी सोच है। ये दूसरे समुदायों को, दूसरे धर्मों को टारगेट करके हिंसा वैमनस्य की जमीन तैयार करते हैं और जाहिर है कि उसके आधार पर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। ये मानवता के दुश्मन है। ये जिस धर्म के को वो रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं वो उसके भी दुश्मन है और जाहिर है कि हिंदू कम्युनिटी को तो टारगेट कर ही रहे हैं। तो इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इस तरीके के जो भी एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है, जो अंतरिम सरकार है, जाहिर है कि वो निर्वाचित सरकार नहीं है, वो ऐसी कार्रवाइयों को करने में विफल साबित हो रही है। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत को इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त नहीं है और भारत इस संदर्भ में अपने जो रुख को, अपने विचारों को बांग्लादेश को लगातार कह रहा है कि आप कार्रवाई करके दिखाइए। हालांकि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री वहां जा रहे हैं। हम बांग्लादेश के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कुछ तो अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आपकी स्टेटमेंट से मैं एक बात समझ चुका हूं, हार्डकोर रेडिकलिस्ट जो है, इन कट्टरपंथियों का इलाज कुछ अलग तरीके से ही किया जा सकता है। सरकार को सोचना चाहिए, वहां पर हम उनको, हिंदुओं को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। संजीव जी, दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे सीरिया में कैसे आग लग रही है और कैसे इंडियंस को वापस बुलाया जा रहा है। छोटा, मेरे पीछे तस्वीर से समझ सकते हैं कि युद्ध की आग में जल रहा है सीरिया में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने तीसरे शहर दारा पर भी कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विद्रोही गुटों ने यहां पर मौजूद सेना के साथ समझौता कर लिया है। युद्ध का मैदान भी आपके सामने कुछ पलों में आएगा। 2011 में दारा शहर से ही असद सरकार के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी। सेना ने खुद, मैं कहूंगा वापस हम, ठीक है, सेना ने खुद विद्रोहियों को दमिश्क तक जाने का रास्ता जो था वो दिखाने का काम किया था। अब मैं फुल फ्रेम में आते हैं, चलिए फुल फ्रेम में आते हैं और अब आपको दिखाते हैं। ये लीजिए युद्ध का मैदान। आपको बता दें कि दारा शहर सीरिया के दक्षिणी इलाके में है और जॉर्डन से सटा हुआ है। इस पर कब्जा होने के बाद राजधानी दमिश्क दोनों तरफ से पूरी तरह घिर गई है। सीरिया में 27 नवंबर को सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने उत्तरी शहर एलेपो पर कब्जा कर लिया। इसी के 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क को 2 दिशाओं से घेर लिया है और दारा और राजधानी दमिश्क के बीच सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी है। चलिए ग्राफिक्स पे चलते हैं, कुछ पलों के लिए ग्राफिक्स पहले दिखा देते हैं। ग्राफिक्स जो हमने बनाए, लीजिए आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। सीरिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन एचटीएस, सबसे बड़ा आतंकी संगठन बना है एचटीएस, ये यहां पर खास है। और क्या है, फटाफट आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। और साथ ही साथ पहले अल कायदा से जुड़ा रहा एचटीएस, ये है, और इसमें अपडेट आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा आतंकी संगठन एचटीएस, और ये वहां पर नाक का दम जो है वो बना हुआ है, नाक पे दम मचा रखा है इसने। 2017 में अल नुसरा से दूसरे गुटों के साथ एचटीएस बनाया गया
और फिर एचटीएस के बारे में और जानकारी फटाफट आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी दिखाते हैं, जहां पर एचटीएस अब सीरिया में सबसे शक्तिशाली विद्रोही गुट के रूप में है। तो ये है एचटीएस और ये सीरिया का सबसे बड़ा जो है सरदर्द अब बन चुका है और एचटीएस नेतृत्व कर रहा है अबू मोहम्मद अल जुलानी। चलिए, समय इतनी ही अनुमति देता है कि आपके साथ संवाद करने की, लेकिन फिर आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे अगले दिन 4:30 बजे वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें